साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते सभी राष्ट्र प्रेमी बहन भाइयों। आज मैं हरपाल आर्य आपके बीच लेकर के आया हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो सदा ही एक पूरे शिक्षा जगत के लिए एक ऐसी शख्सियत के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं कि उनके पदचिन्हों पे चलते हुए काफ़ी शिक्षक और जो हेड हैं वो प्रेरणा ले रहे हैं। तो हम सीधा रूबरू करवाते हैं मैडम स्वीटी भारती से। आपका स्वागत है स्टूडियो में। आप आए और इस जो हमारे दर्शकों को एक मोटिवेशनल बातें हमारे बीच रखेंगे। उम्मीद है आपकी जो हमने कहानी देखी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ हम स्टोरी में देख चुके हैं, तो परिचय भी हम थोड़ा बहुत ले चुके हैं। पर आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो शुरुआत है, आपका बैकग्राउंड है एजुकेशनिस्ट के रूप में, कैसे कहाँ से शुरुआत हुई है, कैसे क्या रहा, वो आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि टीचर तो शुरू से ही थी। मैं कॉलेज में पढ़ाया 4 साल, उसके बाद स्कूल में स्टूडेंट के तौर पे भी टीचर रहे हैं। स्टूडेंट रहते हुए भी पढ़ाया है, बच्चों को पढ़ाया है। और अभी कॉलेज से स्कूल में सिर्फ इसीलिए मैं शिफ्ट हुई कि मैं गांव के बच्चों के बीच में काम करना चाहती थी। और उसके बाद 2012 में जब प्रिंसिपल बनी तो ये सोचकर बनी थी कि ऐसा कुछ करना है कि वास्तव में बच्चे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल नहीं, एक टीचर, अपना गुरु, अपना मदर फादर के रूप में कुछ जाने। लेकिन प्रिंसिपल का कार्य करना बहुत मुश्किल लगा और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए कि जहाँ लगा कि शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी घटना रही जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया और हिम्मत दी कि मैं अब कुछ कर सकती हूँ। थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान में स्वीटी भारती है एक प्रिंसिपल के तौर पे, उसके पीछे कौन सी ऐसी घटना रही है, वो मैडम थोड़ा खुल करके हमें हमारे दर्शकों के सामने रखें। जी, 2012 में मैं बहू अकबरपुर रोहतक में बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल प्रमोट होकर गई। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। टूटा फूटा स्कूल, 8 किले की ज़मीन, कॉमन चरागाह बन चुका था स्कूल, बिल्डिंग टूटी हुई थी, बैठने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं थी। काफ़ी कोशिश की कि बिल्डिंग बन जाए, नहीं हुआ। पढ़ाने की कोशिश की, टीचर्स नहीं थे, उनको मैंने खुद 2-2 सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी शुरू की। कार्य चल रहा था। कुछ एक महीनों के बाद की बात बताती हूँ मैं आपको, जब थोड़ा थोड़ा मुझे स्टाफ से कॉपरेशन मिलना शुरू हो गया था। हमारे खेत के स्कूल के अंदर ही बहुत अच्छी खुली जगह थी, वहाँ पर लगभग 300-400 के करीब गाय भैंसें जो हैं चल रही थी। और बच्चों ने बताया कि मैम बाहर शोर हो रहा है, कुछ है, आप एक बार बाहर आओ। मैं पढ़ा रही थी क्लास में और पढ़ाते पढ़ाते मैं टीचर को किसी को कह करके एक बार देखना, मैं बाहर जाती हूँ। मैं गई देखने के लिए तो एक गडरिया जो है बहुत सारी गायें भैंसें लेकर घूम रहा था और मेरे बच्चे जो हैं उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने साड़ी उठाई ऊपर और उनके पीछे भागने लग गई मैं। और जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा है तो एक डंडा पड़ा था, उसको उठा लिया मैंने। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि ये डंडा जो है इन गायों को भगाने के लिए नहीं, इससे मैं तेरा सर फोड़ दूँगी, मेरे स्कूल से बाहर निकल जा, क्योंकि ये विद्या का मंदिर है, यहाँ पर पशुओं का कोई काम नहीं है, मेरे बच्चे डर रहे हैं आपसे, आप जाओ यहाँ से। वो नहीं माना। अल्टीमेटली मैंने कहा कि ठीक है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। और पुलिस को बुलाने की नौबत नहीं आई। मेरे बच्चे मेरे साथ भाग लिए और पूरा 2.5-3 किले तक हम उसके पीछे भागते भागते गए। सारी गायों को बाहर निकाला, गडरिये को बाहर निकाला और स्टाफ जो है पीछे खड़े होकर देख रहा था। जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि मैंने सोचा कि शायद स्टाफ के लोग कहेंगे कि ये क्या किया मैडम आपने, बट उन्होंने 2-3 टीचर्स ने तो मुझे आकर पकड़ लिया और कहा मैम आपने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ की है आपने। यहाँ तो रोज़ का काम था कि गाय भैंसी चरने आती थी। बहू अकबरपुर का जिक्र किया आपने। आपका स्कूल हमने देखा है, आपके जो फेसबुक प्रोफाइल थी उस पर भी देखा है, काफ़ी कुछ स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ अच्छी स्थिति में नहीं था। तो उसको कैसे आपने अलग रूप दिया? क्योंकि हमने बाद में भी फ़ोटो देखी है आपके स्कूल की, बहू अकबरपुर की, और उससे पहले की भी देखी है, तो काफ़ी बदलाव आया है उस, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी लग रही है फ़ोटो में, तो बाद में काफ़ी कुछ बदलाव आया। वो कैसे आपने बदलाव किया?
सर, मैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर योगेंद्र बलहारा को, जिन्होंने अपने पिताजी के नाम पर एक ट्रस्ट खोला। अमेरिका में हैं वो डॉक्टर, और उनको पता चला कि ऐसे कोई हैं स्कूल में प्रिंसिपल, तो मुझसे मिले वो, और उन्होंने स्कूल में ट्रस्ट खोला अपने पिताजी के नाम पर, हरस्वरूप सिंह मेमोरियल ट्रस्ट। अमेरिका से वो पैसे भेजते थे स्कूल के नाम अपनी बहन और प्रिंसिपल के नाम से। उन्होंने जॉइंट अकाउंट बनाया, और कुछ उन्होंने कहा कि मैडम ये एक्टिविटीज़ तो बहुत अच्छी कर रही हो आप, लेकिन बिल्डिंग को तो सुधार दो, पीछे वाली दीवार तो अच्छी कर दो। तो फिर उन्होंने जो है सारी इस तरह से भेजा पैसा, और उसको हमने टूटी बिल्डिंग को ठीक किया। मेरे हस्बैंड ने मेरा हेल्प किया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत सारे पोस्टर्स बनाए, क्योंकि पेंटिंग नहीं हो सकती थी, ड्राइंग पेंटिंग नहीं हो सकती थी, कलर ख़राब थे, ज़मीन में से चोया निकलता था, पानी में नमी थी बहुत ज़्यादा। तो हमने पोस्टर्स लगाए वहाँ पर, और बिल्डिंग को ठीक किया, वाइट वॉश कराया, समाज के लोगों के से पैसा इकट्ठा किया हमने जहाँ जहाँ से कर सकते थे। और कुछ कमरे जो टूटे हुए पड़े थे उनको हमने रिपेयर किया, किसी को एनएसएस रूम बनाया, किसी को एनसीसी रूम बनाया, टीचर्स को बैठने की जगह दी, जेंट स्टाफ रूम अलग किया। तो इस तरीके से छोटे छोटे काम करते चले गए, लेकिन सब कुछ टीम से होता है, स्टाफ से होता है, एसएमसी से होता है, गांव के लोगों से होता है। उस सब के लिए मुझे सबका सहयोग रहा, धीरे धीरे दिल जीतना। आपने सहयोग की बात की, सहयोग के साथ जब कुछ नई शुरुआत होती है, जैसे आपने स्कूल कैंपस से आवारा पशुओं को या फिर गायों को भगाया, और कोई भी शुरुआत करते हैं तो विरोध होता है, तो उस विरोध को आपने कैसे झेला, या फिर आपका विरोध हुआ ही नहीं? नहीं, विरोध तो ज़रूर होता है, और सबसे पहले विरोध ही होता है। वही जो मैं एपिसोड आपको बता रही थी गायों वाला, उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो अगले ही दिन स्कूल कैंपस में आ गए। ऑफिस में, मैं ऑफिस में ही अपने बच्चों की क्लास ले रही थी पॉलिटिकल साइंस की, और उन लोगों ने सीधे अंदर चले आए और मुझे धमकाना शुरू कर दिया। बच्चों को मैंने भेज दिया बाहर, और उनको मैंने पहले बिठाया। लग तो रहा था कि कुछ उन्होंने शायद एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले उनको बिठाया प्यार से, उनको कहा बेटा बैठो, चाय पानी पियो, फिर बैठकर बात करते हैं। बड़ी मुश्किल से वो लाइन पे आए, और जब उनको चाय पिला दी, मेरे फादर कहते थे अगर किसी को अपना नमक या चीनी खिला दो तो वो अपना हो जाएगा। तो मैंने उनको अपना बनाने के लिए सबसे पहले उनको प्यार से बिठाया, उनको चाय पानी पिलाई और पूछा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो उन्होंने कुछ अपनी रूरल लैंग्वेज में बात करी, मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए कि देखो मैं यहाँ पर टीचर के रूप में काम करने आई हूँ, आप ही के बीच में से हूँ, किसान की बेटी हूँ। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो गाँव का हर बच्चा पढ़ जाएगा। तो पहले तो उन्होंने कहा कि बहन जी हम तो लड़ने के लिए आए थे, लेकिन आपने आज हमारे को बहुत अच्छी बात कही है, हमारा दिल जीत लिया। अब हम पूरा सहयोग करेंगे, गांव के सभी लोग जो हैं आपके साथ रहेंगे, आप आगे आगे चलिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो वो लड़के जो थे, आज भी मैं उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मेरे को सहयोग किया, तो उससे मुझे आगे रास्ता मिला। निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी इस चीज़ को समझेंगे, और जो टीचर साथी हैं वो देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। आपकी पोस्टिंग एज ए प्रिंसिपल ज़्यादातर ग्रामीण स्कूलों में रही है, फ़िलहाल भी गोरावर स्कूल में आप कार्यरत हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में देखने में आता है कि बच्चे थोड़ा सा अंग्रेज़ी में हिचकते हैं, अंग्रेज़ी से दूर भागने की कोशिश करते हैं। काफ़ी वीडियो में हमने देखा, आप जो सोशल मीडिया पे डालते हैं उनमें बच्चे थोड़ा सा अंग्रेज़ी के प्रति झुकाव महसूस हुआ है उन वीडियोज़ में। तो कैसे कर पाते हैं आप ये सब? शुरू से ही इच्छा थी कि इंग्लिश जो है वो हरियाणा में बहुत कमज़ोर है, उसके लिए कुछ करना है। तो अपना आइडिया जो आईएएस की परीक्षा में जाने का था वो ड्रॉप किया, और स्पेशल ट्रांसफ़र ड्राइव में अपने लिए वो स्कूल मांगा जहाँ पर कोई प्रिंसिपल जाना नहीं चाहता था। और वहाँ जाने के बाद जब मैं गाँव के लोगों ने मेरे को सहयोग करना शुरू किया, तो मैंने सोचा मैं खुद पढ़ाती हूँ। तो मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षा स्वयं लेनी शुरू की, इंग्लिश के लेक्चरर के अलग, कि मैम आप अपना काम कराती रहिए, मैं स्पोकन इंग्लिश और बच्चों का भय जो इंग्लिश के प्रति है उसको निकालती हूँ। तो मैं सुबह 8 बजे पहुँच जाती थी स्कूल में, 9:30 बजे का स्कूल है, तो आधा घंटा मैं उनसे प्रेयर कर ले लेती थी स्टाफ से, और 10 बजे तक पूरे 154 बच्चे जो हैं वो पढ़ते थे। सबको एक ही जैसा काम कराती थी, बेसिक इंग्लिश की आर्टिकल्स क्या हैं, इज क्यों बोलते हो, इज है, डरो मत, बोल दो, कर लो, हो जाएगा, बस एक बार कर दो, 2 दिन मेरा काम करके दिखा दो, मैं गारंटी लेती हूँ 1 महीने के अंदर तुम्हें इंग्लिश सिखा दूँगी। और वो बच्चे जो सबसे पीछे बैठा हुआ बच्चा होता था ना, मेरा ध्यान सिर्फ वहाँ जाता था कि उसको आगे लेकर आना है, कैसे लेकर आना है। तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे 2-2.5 महीने के बाद जो है काम बनने चला गया।
तो बच्चे जो छठी क्लास में सीखने वाले थे वो अब 11वीं क्लास में आकर 9वीं क्लास में आकर वो चीज़ें सीख रहे थे इंग्लिश की जो उनको पहले सीखनी चाहिए थी। अब उनको विश्वास होने लग गया कि मुझे आता है, प्रपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं, सबसे ज़्यादा टेंसेस जिनसे उनको डर लगता है, उनके अंदर तो वो ऐसे पारंगत हो गए। तो अब उनको मज़ा आता है पढ़ने में। जैसे जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आने के बाद तो वो खुद पढ़ाने लायक हो जाते हैं। इतना अच्छा सिस्टम हो गया है। तो मैं तो सुजाता जी को भी धन्यवाद कहूँगी जो अच्छा पढ़ाती हैं इंग्लिश। अभी आपने इंग्लिश के बारे में जिक्र किया, तो ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं दो मुद्दों के आगे। फ़िलहाल जो वर्तमान में सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, छात्र संख्या बढ़ रही है या घट रही है, दूसरा आपका रिज़ल्ट में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? रिज़ल्ट तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और रिज़ल्ट के बारे में हम सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। मेरे साथ जब उन्होंने प्रिंसिपल को लेते देखा तो टीचर्स भी लेने लग गए और पेरेंट्स से हमने पर्सनली बात की। 10 बच्चों को मैं डेली फ़ोन करती हूँ, उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई। पर्सनल टच विद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस जीतना और स्टाफ का सहयोग, इसके कारण रिजल्ट बना और बहुत खुशी हुई जब 100% 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आता है। तो इस रिज़ल्ट के पीछे आपके टीचर्स की मेहनत रही होगी निश्चित रूप से। तो एक प्रिंसिपल के तौर पे आप अपने स्टाफ से कैसे काम लेते हो? क्योंकि कई बार कुछ अच्छा करने की जो मन में प्रिंसिपल लेकर के किसी स्कूल में जाता है तो कहीं ना कहीं वो टीचर्स को ये लगने लगता है कि वो ऐसे हम पे थोप रहे हैं काम। तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया अपने स्टाफ के साथ? मुझे लगता है कि खुद करके दिखाओगे तो कहीं ना कहीं अपने आप कुछ लोग पीछे लग जाएंगे और एक फॉलो करता है तो 2 से 4 इस तरह से होते हैं। और कहीं इस तरह के लोग भी होते हैं जो किसी भी तरीके से नहीं मानते हैं तो उनको प्यार से गले लगाकर, छोटी बहन बनाकर, छोटा भाई बनाकर उनसे काम लेना होता है और धीरे धीरे जब उनको काम करने की आदत हो जाती है तो वो भी हमारे साथ ही आ जाते हैं। माफ़ी मांग लेती हूँ गलती होती है तो। नहीं, बिल्कुल। ये देखो, माफ़ी मांगना एक आदमी के साथ उसके किसी के सामने वाले के गुस्से को शांत करना है, उसको मोटिवेट करना है, एक अच्छा तरीका है माफ़ी मांगना। क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, ये कहा जाता है। तो इसका आपको रिज़ल्ट भी मिला होगा। रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है आपका, स्टाफ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसके अलावा जो स्टूडेंट के लिए कुछ चीज़ें जो सरकार के द्वारा स्कूलों में शुरू की जाती हैं, उसके लिए आपका क्या प्रयास रहे आपके विद्यालय में? NSS शुरू हुई है और स्काउट एंड गाइड में हमारा एक बच्चा जो है वो गवर्नर जी से इनाम लेकर आया है और इंटरनेशनल कैंप में गदपुरी में हमारी बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बच्चियाँ कई साल से घर बैठी हुई थी 8वीं 9वीं फेल होकर, हमने लेडीज़ ने सभी स्टाफ मेंबर्स ने कोशिश की कि उनके घर जाएं, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि किसी भी तरीके से इस बच्ची को अपने पैरों पे खड़े होने लायक बना दिया जाए और उसको पास करके अच्छा इंसान बनने की जिम्मेदारी 12वीं तक मेरी। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा विश्वास आ गया, एक एक करके लड़कियाँ आनी शुरू हो गई। अब मेरे 2 सेक्शन हैं। तो गर्ल ड्रॉप आउट को लेकर काफ़ी अच्छा कार्य किया है और उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आया है। तो आप जो स्कूल, इसके अलावा स्कूल में जो ग्रामीणों का सहयोग हम देख पाते हैं आपके जो सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं कि कैसे वो आप कितना आपने करवाया और वो कैसे मोटिवेट करके करवाया, ताकि हम और हमारे दर्शक इस चीज़ से प्रेरणा ले सकें। देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स का दिल जीतना ही सबसे बड़ा हरक्यूलियन टास्क है। वंस इट इज़ डन, उसके बाद कुछ भी करना मुश्किल नहीं। पहले बच्चों का सहयोग, उनका विश्वास जीता, फिर पेरेंट्स का। उसके लिए मैं गांव में अपने टीचर्स को साथ लेकर बैठकों में गई और वहाँ हमने अपना नियम बनाया था कि आप पढ़ाई पूरी होने के बाद हम रोज़ 4 बैठकों में जाते थे, स्टाफ मेंबर्स और मैं, और वहाँ जाकर उनसे पूछते थे कि आप किस तरह का स्कूल चाहते हैं, टीचर्स से आप क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए। तो वो हमें बताते थे। एक बार तो एक बुजुर्ग ने कहा, बहन जी रहने दो, कुछ नहीं होने वाला, आपके स्कूल में आके क्या करेंगे। तो मैंने कहा, लाला जी मैं आपकी बेटी हूँ, आप एक बार आके देखिए, हो सकता है आपको अच्छा लगे। वो 2-4 दिन के बाद बंदा आया और मैंने पैर छूकर उनको चाय पानी पिलाई और उनसे पूछा कि आप बताओ क्या चाहते हो। वो खुश होकर चले गए। अब हर बार आते हैं, 100 रुपये मेरे सिर पे रख के देके जाते हैं और मैं बच्चों को वो इनाम में बांट देती हूँ। लेकिन पेरेंट्स को साथ लेना, पंच, सरपंच और SMC को साथ लेना
और उनकी सारी की सारी समस्याओं का स्कूल में हल हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं करती हूँ। तो शायद ये कारण रहा होगा कि गांव के लोग जो हैं अच्छा सोचते हैं, आशीर्वाद देते हैं। स्कूल ग्रांट्स के अलावा लगभग आपने अपने कार्यकाल में कितना जन सहयोग लिया है, कितना जन सहयोग स्कूल में आपने अपने जो लोकल हैं या फिर और बाहर से एनजीओ है या कोई और शख्सियत है उनसे आपने स्कूल में काम करवाया, लगभग कोई एस्टिमेट है आपके पास? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अगर हम कुल कैलकुलेट करें तो 20-22 लाख रुपए का काम हो चुका है। लगभग 2-2.5 साल हो गए मुझे स्कूल में। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती और गांव वाले आकर कहते बहन जी आज आपको कुछ ना हमने सरप्राइज़ देना है। तो छत बनवाई उन्होंने मेरे लिए, इतना बढ़िया शेड डलवाया, 60-70 हज़ार रुपये लग गए कि यहाँ बैठकर आप पूरे स्कूल को देख सकोगी। तो नमन है उन लोगों। मैडम दोबारा जन सहयोग काफ़ी अच्छे से प्राप्त किया जा रहा है और काफ़ी हमने चीज़ें देखी भी हैं स्टोरी में भी और वैसे भी। तो मैडम से हम जानना चाहेंगे कि आपने इतना कुछ करवा दिया कि कुछ करवाने के लिए शायद ही शेष रहता हो, तो आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी आपकी? क्या और जो आपके मन में है कि ये बाकी है, मुझे ये करवाना है? सर काम कभी ख़त्म नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। एक अगर मुकाम मिल गया है तो दूसरी अच्छा काम करना चाहिए। अब मेरे मन में सपना है कि बचे हुए मेरे 4 साल जो हैं उसमें मैं गांव में इतना काम करूं कि गांव के लोग खड़े होकर प्रण लें कि सभी के सभी बच्चे केवल और केवल सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बंद हो जाएं। इसलिए कि ये एक बाइफर्केशन जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का, ये बंद हो जाए, एक ही तरह की पूरे देश में शिक्षा हो और सभी बच्चे वहाँ शिक्षा प्राप्त करें। और उसके लिए जो है सब लोगों को अपने साथ लेकर चलना ज़रूरी है, स्टाफ को, एसएमसी को, गांव के लोगों को। कोशिश जारी है, 2 स्कूल बंद हो चुके हैं गांव में, उम्मीद है 1-2 और हो जाएंगे। बस आपका आशीर्वाद है। तो इसको हम नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें कि स्कूल बंद करवाने पे तुली हुई है मैडम, और ये आपके ऊपर छोड़ते हैं हम कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पर मैडम की मंशा है कि एजुकेशन प्रणाली एक जैसी मिले, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ये मोटिव निश्चित रूप से उनका पॉजिटिव मोटिव है। और अंत में हम दर्शकों के लिए एक संदेश चाहेंगे, क्या संदेश हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? कुछ भी मुश्किल नहीं है ज़िंदगी में, बस एक बार ठान लो और प्रेम और विश्वास, और सबसे ज़्यादा अपने आप को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, अहंकार नहीं करना, सब कुछ हमारा हो जाएगा। क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। धन्यवाद स्वीटी भारती जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों से रूबरू हुई। उम्मीद है आपके इस कार्यशैली से काफ़ी कुछ हमारे दर्शकों को भी प्रेरणा मिलेगी। हमें भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और सभी दर्शकों को धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।